खबर से। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के बिजली संकट को 10 दिन में दूर कर लिए जाने का दावा किया है। उपराज्यपाल नजीब जंग और ऊर्जा विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद उन्होंने ये बात कही। पीयूष गोयल के अनुसार अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया कि आज बवाना प्लांट ठीक कर लिया जाएगा, जिससे बिजली संकट से थोड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय से गैस मांगी गई है, जो रात तक बवाना प्लांट पहुंच जाएगी, जिससे बिजली सप्लाई सुचारू करने में मदद मिल पाएगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि दिल्ली में बिजली की किल्लत नहीं है। बीते दिनों आए आंधी तूफान के चलते बिजली की आपूर्ति में दिक्कत आई है। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी ज्यादा बिजली देने को तैयार है और आज से रात में दिल्ली को 300 से 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने लगेगी। उपराज्यपाल नजीब जंग की मौजूदगी में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने दिल्ली बिजली संकट के लिए पूर्ववर्ती शीला दीक्षित सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में मौजूदा सरकार ने दिल्ली में बढ़ती बिजली मांग कतई नजरअंदाज की और उत्पादन बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं दिया। इससे पहले मनीष सिसोदिया की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के 24 विधायक केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन से मिलने पहुंचे। आम आदमी पार्टी के विधायकों के हर्षवर्धन घर पहुंचने से पहले ही निर्माण भवन के अपने ऑफिस के लिए निकल गए। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि बिजली को लेकर मुझसे मिलने का क्या मतलब। कांग्रेस से पूछे कि उन्होंने बिजली लाइनें दुरुस्त करने पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वो जाकर दोनों लोग मिलकर कांग्रेस के नेताओं से पूछें कि 15 साल दिल्ली में राज किया, ट्रांसमिशन लाइनों के ऊपर पैसा क्यों नहीं खर्च किया, ट्रांसफार्मर्स अच्छे लगाने पर पैसा क्यों नहीं खर्च किया। अब इसका सवाल जवाब जो है करने के लिए मुझसे आने का क्या मतलब है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम हर्षवर्धन को याद दिलाने आए थे कि केंद्र में उनकी सरकार है। दिल्ली में बिजली को लेकर मचे हाहाकार पर वो क्या कदम उठा रहे हैं। तो हम याद दिलाने आए थे उनको कि बिजली मुझसे आने का क्या मतलब है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम हर्षवर्धन को याद दिलाने आए थे कि केंद्र में उनकी सरकार है। दिल्ली में बिजली को लेकर मचे हाहाकार पर वो क्या कदम उठा रहे हैं। तो हम याद दिलाने आए थे उनको कि बिजली को लेकर पिछले 15 दिन से, खासतौर से जब से उनकी सरकार बनी है, दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में बिजली कटौती से परेशान रात में सड़क पर उतर आए लोग और बिजली कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि घंटों बिजली काटे जाने का सिलसिला जारी है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। गुस्साए लोगों ने रोड जाम करने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से सड़क से हटाकर जाम खुलवाया। लोगों का आरोप है कि इलाके में पूरी रात बिजली गुल रहती है, जिसके चलते भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी महासचिव और सांसद राजीव प्रताप रूडी ने माना है कि केंद्र की सरकार के लिए बिजली संकट एक चुनौती है। लोकसभा में रूडी ने कहा कि देश को चीन की बिजली व्यवस्था से सीख लेने की जरूरत है। दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर जारी है। आज भी राजधानी में पारा 46 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। सुबह से गर्मी के प्रकोप से लोग परेशान हैं। गर्म हवाओं के चलते लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से जूझ रही दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हजारों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। यहां दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। भीषण गर्मी का सामना कर रही दिल्ली को अभी मानसून के लिए लंबा इंतजार करना होगा। कहा जा रहा है कि 29 या 30 जून को दिल्ली में मानसून दस्तक दे सकता है और तब तक दिल्ली को ऐसे ही पसीने में तरबतर रहना होगा। मौसम विभाग ने मानसून के आने में देरी और कम बारिश होने की भविष्यवाणी की है। देश में इस बार बारिश करीब 7% कम होने का अनुमान है और कई राज्यों में सूखे की आशंका भी जताई जाने लगी है। पाकिस्तान के कराची में फिर से बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस बार आतंकियों ने एयरपोर्ट के पास एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स हॉस्टल को निशाना बनाया। आतंकियों के हमले में कुछ सुरक्षा कर्मियों के जख्मी होने की खबर है। एयरपोर्ट को लेकर ये खबर ताजा अपडेट है कि 5 आतंकवादी हॉस्टल परिसर में घुस आए और फायरिंग करने लगे। सुरक्षा कर्मियों की तरफ से ऑपरेशन जारी है। आतंकी एएसएफ से कुछ दूरी पर बने घरों के पीछे कहीं छिपे हुए हैं। एयरपोर्ट के आसपास भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। जिस इलाके में आतंकियों के होने की आशंका है, उस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया है। कराची में फिर से आतंकी हमले को देखते हुए चारों तरफ अलर्ट जारी कर दिया गया है। कराची एयरपोर्ट की सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। कराची एयरपोर्ट की तरफ से जाने वाली सभी सड़कों पर आवाजाही बंद कर दी गई है।
इससे पहले रविवार की रात कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 10 आतंकी मारे गए, जबकि आतंकियों से लोहा लेते हुए दर्जन भर सुरक्षा कर्मियों समेत 20 लोग मारे गए थे। कराची एयरपोर्ट हमले की संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने निंदा की है। बान की मून ने कहा कि पाकिस्तान कट्टरवाद पर रोक लगनी चाहिए। यूपी में कानून व्यवस्था के हालात पर बीएसपी ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। यूपी सरकार बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए बीएसपी सांसद वेल में आ गए और राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार भी किया। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बदायूं गैंगरेप और दादरी मर्डर का मामला उठाते हुए यूपी सरकार बर्खास्त करने की मांग उठाई। वहीं उनके ठीक बगल में बैठे एसपी सांसद रामगोपाल यादव बीच बीच में टोकते रहे। थैंक यू। प्लीज अलाउ द चेयर टू प्रोसीड। प्लीज राज्यसभा से वॉकआउट करने के बाद मायावती ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी मिली हुई है, इसलिए यूपी में कार्रवाई नहीं हो रही। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ओर से कोई भी जवाब नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि पहले कांग्रेस वाले मिले हुए थे सपा से, अब बीजेपी वाले मिले हुए हैं। मायावती ने यह भी कहा है कि अगर 4-5 दिन में बदायूं केस को सीबीआई के हवाले नहीं किया जाता है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि पिछड़े वर्ग की लड़कियों के साथ दरिद्रगी हुई है और पीएम चुप्पी साधे हुए हैं। यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में रिव्यू मीटिंग की, जिसमें सभी जिलों के डीएम एसपी के अलावा कई आला अफसर मौजूद थे। बैठक में सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था नहीं सुधरी तो कार्रवाई होगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मीडिया से बात करते से बचते हुए नजर आए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कानून व्यवस्था हमारी पहली प्राथमिकता है और अफसर इस पर फोकस करें। जहां तक प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देने की बात थी, प्रायोरिटी पे लॉ एंड ऑर्डर और विकास के काम प्रायोरिटी पे रहें। यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती बरतने को कहा है। अपराध की सूचना मिलने पर सीनियर अफसरों को भी मौके पर जाने को कहा गया है। तौर पे कानून व्यवस्था पर ही बात हुई है और कहा गया है कि कानून व्यवस्था को मुख्यमंत्री ने एक चैलेंज दिया है उनको कि बिल्कुल सुदृढ़ कराना है। हर हालत में सबसे पहले सूचना मिलनी चाहिए, अधिकारियों को मौके पे पहुंचना चाहिए, मौके पे पहुंच के तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था से लोगों का हाल बेहाल है, मगर सूबे की वारदातों से बेखबर अखिलेश सरकार के मंत्री मौज मस्ती में मशगूल हैं। कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव मेरठ में एक फैशन शो में नजर आए। बदायूं कांड में पीड़ित परिवार मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए धरने पर बैठ गया है। पीड़ित परिवार ने चेतावनी दी है कि सीबीआई जांच की मांग न माने जाने पर आज से आमरण अनशन की चेतावनी है। धरने पर बैठे बदायूं गैंगरेप पीड़ित के परिवार को लेकर यूपी के प्रधान सचिव गृह दीपक सिंघल ने कहा है कि सरकार पहले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी है। जो बैठा है धरने पे उसका किसी का पिताजी, वो कहता है सीबीआई से जांच कराए, तो प्रदेश सरकार ने तो केंद्र सरकार को जांच के लिए भेज दिया। हमें कोई आपत्ति नहीं है प्रदेश को सीबीआई जांच। उधर इस केस की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच 11 जून को सुनवाई करेगी। यूपी सरकार की ओर से इस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने संबंधी नोटिफिकेशन की कॉपी पेश की गई। यूपी के संभल में खाकी वर्दी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आरोपी की 2 पुलिस वालों ने एक नाबालिग को डरा धमकाकर 5 महीने तक रेप किया। नाबालिग के घर वालों का आरोप है कि दोनों आरोपी पुलिस वालों ने उनकी बेटी को अगवा कर लिया है। नाबालिग के घर वालों की शिकायत के बाद दोनों आरोपी पुलिस वाले फरार हैं। आरोपी पुलिसकर्मियों की तलाश की जा रही है। इस घटना से गांव के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। यूपी के बहराइच में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि गांव के ही 4 लड़के उसे घर से उठाकर ले गए, 2 दिन तक बंधक बनाकर उसके साथ वारदात को अंजाम दिया। यूपी के श्रावस्ती में घर में कैद एक नाबालिग को पुलिस ने आजाद कराया। नाबालिग के मुताबिक करीब 20 दिनों से उसे कुछ लोगों ने कैद कर रखा था और उसके साथ रेप और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के विरोध में आज तीसरे दिन भी ग्रेटर नोएडा के दादरी में बाजार बंद है। कारोबारी हत्या का विरोध कर रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि जब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता उनका विरोध जारी रहेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के एक बयान पर लोकसभा में आरजेडी सांसदों ने हंगामा किया। रूडी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का नाम लिए बगैर उन्हें साहेब और मेम साहेब कहा था।
अब मेम साहब दोनों नहीं आए, आप कहे परेशान है? मेम साहब और साहब दोनों नहीं आए, आप क्यों तंग कर रहे हैं? रूडी की इस टिप्पणी पर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने उन्हें झिड़की लगाई और आगे से ऐसी निजी टिप्पणी करने से मना किया। उन्होंने विपक्ष से भी हंगामा नहीं करने की अपील की। हालांकि वेंकैया नायडू की नसीहत का रूडी पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने फिर से लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग जेल चले जाते हैं और पत्नी को सीएम बना देते हैं। हालांकि विरोध के बाद उन्होंने बयान वापस ले लिया। जेल कुर्सी छोड़ के जाते रहते हैं, सदन से बाहर हो जाते हैं, अपनी पत्नी को लड़वा देते हैं, वहां से चुनाव हो जाता है, कभी मुख्यमंत्री का छोड़ करके जेल चले जाते हैं। जेल के पीछे होना चाहिए, कटघरे में होना चाहिए। वो सीना चौड़ा करके इस देश में प्रचार करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान रूडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको साथ लेकर चलेंगे। हमारे प्रधानमंत्री बड़े दिल के हैं, बड़ा दिल है उनका, और हम सबको साथ लेके चलेंगे। आप सबको साथ लेके चलेंगे। आप शोर मत बजाएं, हम जरूर आपको इस देश के निर्माण में साथ लेके चलेंगे। रूडी ने कहा कि सरकार चलाने में सोनिया गांधी का भी विचार लिया जाएगा, लेकिन वैसे विचार कबूल नहीं किए जाएंगे जिसके चलते 65 साल में देश की दुर्दशा हुई। सब आप सोनिया जी आप भी कुछ कहेंगे, हम जरूर सुनेंगे। मुलायम सिंह जी आप भी कुछ कहेंगे, जरूर सुनेंगे। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि जिस तरह से आपने देश को 65 वर्ष चलाया है, उस तरह का एक सुझाव भी आप लेके आएंगे तो हम कतई उसे स्वीकार नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि जिस गुजरात ने गांधी जी जैसा शांति पुरुष, सरदार पटेल जैसा लौह पुरुष दिया है, उसी गुजरात ने अब मोदी जैसा विकास पुरुष दिया है। गुजरात ने हमें महात्मा गांधी दिया, हमें शांति पुरुष दिया। गुजरात ने हमें लौह पुरुष दिया, सरदार पटेल दिया, और इस बार गुजरात ने हमें विकास पुरुष दिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की और कहा कि बार बार गुजरात दंगे की चर्चा करना ठीक नहीं। इस देश में भागलपुर में कम्युनल राइट्स हुआ, अभी क्या कहते हैं मुजफ्फरनगर में हुआ, लेकिन सब चीज को हम भूल रहे हैं। लेकिन गोधरा कांड, अरे रथ के चक्का को आगे बढ़ने दो ना। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी ने की। उन्होंने शेर व शायरी के जरिए बताया कि मोदी सरकार किसी भी समुदाय से भेदभाव नहीं करेगी। हुकूमत में तूफान क्या देखता है, तू हाकिम बना है तो इंसाफ भी कर, तू हिंदू मुसलमान क्या देखता है। तो जब हम हाकिम बने तो इंसाफ करेंगे, हिंदू और मुसलमान नहीं देखेंगे। हिमाचल के मंडी में ब्यास नदी में हुए हादसे पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 16 जून तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। साथ ही बचाव अभियान के संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा भी मांगा। लोकसभा में मंडी हादसे में मारे गए छात्रों को श्रद्धांजलि दी गई। हादसे पर स्पीकर के साथ सांसदों ने खड़े होकर मौन रखा। राज्यसभा में भी मंडी हादसे पर शोक जताया गया। सभापति हामिद अंसारी समेत राज्यसभा में मौजूद सांसदों ने मृतक छात्रों की याद में खड़े होकर मौन रखा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ब्यास नदी में छात्रों की तलाश जारी है। अब तक एक छात्र का शव बरामद हुआ है। इस शव को मिलाकर अब तक कुल 5 शव बरामद किए जा चुके हैं। आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। मंडी में हादसे के शिकार हुए छात्रों के शवों को सेना के हेलीकॉप्टर से हैदराबाद लाया गया। 4 छात्रों के शव मंडी से हैदराबाद लाए गए, जहां छात्रों के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर अपने बच्चों का हाल जानने के लिए परिजन पहुंचे थे। अनहोनी की आशंका को लेकर लापता छात्रों के परिजनों का दिल बैठा जा रहा है। अधिकारियों के परिजनों ने उन्होंने बताया कि छात्रों की तलाश जारी है। संसद भवन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को अपना कमरा वापस मिल गया है। कमरा नंबर 4 में फिर से उनकी नेम प्लेट लगा दी गई है। हालांकि तख्ती में उनके नाम के साथ एनडीए का कार्यकारी अध्यक्ष नहीं लिखा हुआ है। पिछले दिनों ही संसद भवन के कमरा नंबर 4 से आडवाणी के नाम की तख्ती हटा ली गई थी। ये कमरा एनडीए के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर लालकृष्ण आडवाणी को आवंटित किया गया था। हालांकि अब उन्हें फिर से ये कमरा मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और भरोसेमंद अफसर को अपनी टीम में शामिल किया है। गुजरात कैडर के रिटायर्ड आईएएस पीके मिश्रा को मोदी ने पीएमओ बुला लिया है और उन्हें एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया है। पीके मिश्रा मोदी के साथ 2002 से ही जुड़े हुए हैं। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो पीके मिश्रा उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। मोदी और मिश्रा के बीच में प्रोफेशनल नाता पिछले 12 साल का है।
केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत के मामले में केंद्र सरकार सीबीआई जांच के आदेश दे सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर सीबीआई जांच की मांग की है। 3 जून को दिल्ली में सड़क हादसे में मुंडे की मौत हुई थी, लेकिन बीजेपी का एक बड़ा धड़ा इसे संदिग्ध मानता है। इस बाबत गडकरी और फडणवीस ने राजनाथ सिंह से सीबीआई जांच कराने की मांग की है और खबर है कि राजनाथ इस पर सहमत भी दिख रहे हैं। पुणे में आईटी प्रोफेशनल मोहसिन सादिक शेख की हुई हत्या के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। खबरें हैं कि बेनी प्रसाद वर्मा की समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हुई है। बेनी अपने विवादित बयानों को लेकर काफी चर्चा में रही है। नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही राम सेतु को तोड़ने वाली सेतु समुद्रम परियोजना को बंद कर सकती है। राम सेतु को बचाने के लिए जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने तमिलनाडु के सीएम जयललिता से मुलाकात की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने में अब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रमन सरकार को इसकी मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने इसके लिए 16 हेलीकॉप्टर की मांग रखी है। आसाराम के पूर्व वैद्य और आसाराम यौन उत्पीड़न केस में अहम गवाह अमृत प्रजापति की मौत अहमदाबाद के अस्पताल में हो गई। 23 मई को राजकोट में प्रजापति को गोली मारी गई थी और आरोप आसाराम के साधकों पर लगा था। राजकोट में हमले के बाद अमृत प्रजापति को अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनकी हालत नाजुक थी और वो पिछले कई दिन से कोमा में चल रहे थे। आज उन्होंने आखिरी सांस ली। 23 मई को राजकोट के पेडक रोड पर जब अमृत प्रजापति अपनी क्लिनिक में बैठे हुए थे तभी मरीज बनकर आए लोगों ने उन पर गोलियां बरसा दी। इस मामले में आसाराम के 6 साधकों पर आरोप है, जिन पर अब हत्या का केस चलेगा। अमृत प्रजापति ने ही दावा किया था कि उन्होंने आसाराम को कई बार लड़कियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। साथ ही प्रजापति ने यह भी कहा था कि आसाराम कई तरह की दवाओं और अफीम का भी सेवन किया करते थे। जेल में बंद इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। भटकल ने बताया कि उसके साथ मिलकर पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमले की तैयारी में था। यासीन ने खुलासा किया कि क्या करते थे। जेल में बंद इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। भटकल ने बताया कि उसके साथ मिलकर पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमले की तैयारी में था। यासीन ने खुलासा किया कि पाकिस्तान में उसे सारी मदद मिल चुकी थी और गुजरात के सूरत शहर को पूरी तरह से बर्बाद करने की तैयारी भी हो चुकी थी। बस हमले को अंजाम देना बाकी रह गया था, लेकिन उससे पहले ही उसकी गिरफ्तारी हो गई। मुंबई के बीएमसी में एक फिर से कैंपा कोला सोसाइटी के लोगों को फ्लैट खाली करने के लिए नोटिस भेजा है। नोटिस में 12 जून तक चाबियां सौंपने को कहा गया है। हालांकि सोसाइटी के लोग अभी भी फ्लैट छोड़ने को तैयार नहीं है। सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर ने कैंपा कोला सोसाइटी के लिए आवाज उठाई है। लता मंगेशकर ने ट्वीट किया है कि महाराष्ट्र सरकार से एक बात कहना चाहती हूँ। यहाँ मकान तोड़ने से हजारों लोग बेघर हो जाएंगे, जिनमें बच्चे और बूढ़े भी हैं। कई लोगों की सदमे से जान चली गई। बिल्डरों की गलती की सजा नागरिकों को भुगतनी पड़े, ये अन्याय है। मुंबई में कैंपा कोला कंपाउंड के कई लोग अभी भी फ्लैट नहीं छोड़ने पर अड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि बिल्डरों के किए की सजा उनको क्यों मिल रही है। बीएमसी ने दोबारा नोटिस जारी करके 12 जून तक फ्लैट खाली करने को कहा है। दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। एक हफ्ते में बदरपुर से केंद्रीय सचिवालय से मंडी हाउस तक की मेट्रो लाइन शुरू हो जाएगी। ये लाइन चालू होते ही बदरपुर से आने वाली मेट्रो ट्रेनें केंद्रीय सचिवालय की जगह मंडी हाउस तक आ सकेंगी। बुधवार को मेट्रो रेल के सेफ्टी कमिश्नर इस लाइन का मुआयना करेंगे, जिसके बाद इस लाइन को हरी झंडी मिल सकती है। इस लाइन का ट्रायल पिछले साल दिसंबर में ही हुआ था और कहा जा रहा था कि मार्च से ये लाइन शुरू भी हो जाएगी। मुंबई में समंदर में डूबे आईएनएस सिंधु रक्षक को 10 महीने के बाद निकाल लिया गया है। हादसा पिछले साल 14 अगस्त को हुआ था और इस हादसे में 18 नौसैनिकों की मौत हो गई थी। आरबीआई ने बैंक में खाता खुलवाने की प्रक्रिया को अब आसान कर दिया है। नए दिशा निर्देश के मुताबिक अब आप सिर्फ एक आईडी, वो चाहे स्थायी हो या फिर अस्थायी, उसका प्रमाण देकर बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। इससे पहले बैंकों में खाता खुलवाने के लिए लोगों को स्थायी और स्थानीय दोनों जगह का आईडी प्रूफ दिखाना होता था, जिससे ऐसे लोगों को दिक्कत होती थी जिनके पास स्थानीय पते का कोई प्रमाण नहीं होता था। गुजरात के भरूच में एक आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंग लड़के पिछले 2 महीने से महिला को डरा धमका कर रेप कर रहे थे। दबंगों ने इस दौरान महिला का एमएमएस भी बनाया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता के मुताबिक इस वारदात में कुल 9 लड़के शामिल हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की तफ्तीश शुरू हो गई है।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम जिले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरी इमारत धू धू कर जलने लगी। गनीमत रही कि इमारत में मौजूद लोग वक्त रहते बाहर निकल आए। आग की चपेट में आकर टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, राज्य सड़क परिवहन निगम का दफ्तर, 2 होटल और कई दुकानें नष्ट हो गई हैं। गुजरात के सूरत में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 जख्मी हो गए। तापी नदी पर केबल ब्रिज बनाया जा रहा था, तभी इसका एक हिस्सा धराशायी हो गया। इसकी चपेट में वहां काम कर रहे मजदूर आ गए। हादसे की खबर मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। राहत बचाव का काम शुरू किया गया। पूर्णिया के रुपौली में सड़क हादसे के दौरान एक शख्स की मौत पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इंदौर में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मुंबई के मलाड में बदमाशों की फायरिंग से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने सरेआम एक शख्स के सिर पर गोली मार दी। दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा से बीजेपी के विधायक नरेश गौड़ के बेटे पर पड़ोसी ने मारपीट का आरोप लगाया है। आरोपी के विधायक के बेटे ने दबंगई दिखाते हुए पड़ोसी का हाथ तोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश के बद्दी इलाके में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में छेड़छाड़ को लेकर जमकर बवाल हुआ। पंचायत ने छेड़छाड़ के आरोपी को जूतों की माला पहनाकर काला मुंह करके गांव में घुमाने का फरमान सुनाया। दिल्ली से गाजियाबाद में एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में लड़की ने बिजली विभाग के एक अधिकारी पर शादी के झांसे में रखकर धोखा देने का आरोप लगाया।